नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसे कि आप सबको पता है, मनोविज्ञान की कक्षाएं के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू सेशन चला रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, जिस टॉपिक पे आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से संबंधित एक एमसीक्यू सेशन और आपकी आ चुकी है, जहाँ पे क्लास 1 में जो हम लोग देखे थे उस पर हमने बात की थी। लेकिन क्लास 2 के अंतर्गत हमने अध्ययन की विधियाँ देखी थी, मनोविज्ञान के लक्ष्य देखे थे, भारत में मनोविज्ञान के विकास को देखा था, आपको यदि याद हो। उस पे हम लोग आज एमसीक्यू करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की जो सेकंड वीडियो आपके पास आई थी, सेकंड क्लास, उसका है, जहाँ पे टॉपिक रहेगा भारत में मनोविज्ञान के विकास, मनोविज्ञान के लक्ष्य, मनोविज्ञान के शाखाएँ और मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियाँ। इन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, या फिर उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करने वाली चीज़ मैंने कर दिया है। ठीक, यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आप यहाँ से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। भारत में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यदि आपको याद हो तो मैंने इसको बताया था। तो भारत में मनोविज्ञान का जो जनक है, क्या एन सेनगुप्ता है, क्या GS बोस है, या फिर ठीक है गोपाल स्वामी जी हैं? तो आपको याद रखना है, पहला आपका ऑप्शन सही होगा, एन सेनगुप्ता। इन्हें भारत में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, सेकंड क्लास है, भारत में मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे। एक मैंने पेज भी रखा है जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, और मैंने क्लास में बताया भी है। ठीक, तो भारत में मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई, ऐसे क्वेश्चन आए तो पहला ऑप्शन आपको याद रखना है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत में जो है प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का स्वतंत्र विभाग कब बना? इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं। स्वतंत्र विभाग कब बना, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको 1916 याद रखना है। जनरली यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है 1915 को लेके, और वो क्यों होता है अगले पेज में आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में भारत में मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो 1915 में होता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में किया जाता है। लेकिन अभी ये स्वतंत्र विभाग नहीं होता, आगे लाइन में लिखा हुआ है दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत होता है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ के विभागाध्यक्ष हमारे पास एन सेनगुप्ता जी आते हैं। लेकिन स्वतंत्र विभाग वो बनता है 1916 में, और 1915 में ही प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, इसको भी आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन आपके है ना बने थे, सेकंड क्वेश्चन आपके बने थे, तो 1915 भी हुई, लेकिन 1916 में इसके स्वतंत्र विभाग बनाए जाते हैं। कहाँ पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष हमारे पास सामने आते हैं, उसी को लेकर मैंने क्वेश्चन बनाया है। भारत में मनोविज्ञान विभाग का, स्वतंत्र विभाग का प्रथम विभाग अध्यक्ष कौन बनते हैं? एन सेनगुप्ता, गिरिंद्र शेखर बोस, गोपाल स्वामी। इसका सही आंसर अब हो जाएगा गिरिंद्र शेखर बोस। तो एन सेनगुप्ता को जनक माना जाता है, क्योंकि 1915 में जितने भी वहाँ पे हुआ है, आपके मनोविज्ञान के विभाग बनाए गए, दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत पाठ्यक्रम की शुरुआत देखते हैं, सभी में जो आपके शेखर एन सेनगुप्ता है, इनकी अहम भूमिका होती है, इसलिए उन्हें जनक कहा जाता है। लेकिन विभाग बनने के बाद जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में हमारे पास सामने आते हैं, वो गिरिंद्र शेखर बोस जी आते हैं। अब इसके आगे जाके क्रमिक अनुसार से आपको जो है फैक्ट्स याद होने चाहिए। जैसे कि अब आगे जाके इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, ये होती है 1922 में। कब होती है? 1922 में। अब इसकी स्थापना किसने की, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इनका भी जो आंसर होगा, इसका भी जो आंसर होगा, वो गिरिंद्र शेखर बोस होगा। ठीक, वो अध्यक्ष बनते हैं, फिर आगे जाके 1922 में ये इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये 1922 की बात हो गई। अब 1922 के बाद इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना होती है। वो कब होती है? 1922 में होती है, 1923 में होती है, फिर 1924 में होती है, 1925 में होती है। तो आपको याद रखना है 1924 में फिर इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसमें GS बोस मत करना, ठीक है, उनने इसकी स्थापना की ऐसा नहीं है। उनने स्थापना की आगे जो आप देख रहे हो उसके अध्यक्ष बनने के बाद 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी। लेकिन ये विकास हो रहा है ना, विकास के इसी क्रम में 1925 में हम लोग 1924 में हम लोग जाते हैं, 1924 है, ठीक, 1925 नहीं, 1924 में हम लोग जाते हैं। तो इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है। अब फिर हम आगे जाएंगे, अब फिर आगे जाते हुए अब इसके अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा खोली जाएगी, प्रायोगिक। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा अब खोली जाएगी आगे। अब ये कब खुली, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। एकदम मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ, और क्वेश्चन भी वैसे ही है। ये 1928 में होता है, 1938 होता है, या फिर 1948 होता है। तो आपको मैंने बताया था 1938 में
कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा खोली जाती है। एन सेनगुप्ता की अहम भूमिका होती है इसमें। फिर हम लोग जाते हैं यहीं पे एक चीज़ और याद रख लेना, जो मैंने आपको बताया 1938 में ये होती है। ठीक, यहीं पे अब स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में, ठीक, मैसूर विश्वविद्यालय और आपको पटना विश्वविद्यालय, इसका नाम याद रखना है। क्लियर है। अब इसमें भी कलकत्ता से आगे मैसूर एवं आपके हो जाएगा पटना, इसमें भी मनोविज्ञान के अध्यापन शुरू हो जाते हैं, उस पर अनुसंधान शुरू हो जाते हैं। ये स्वतंत्रता की पूर्व वाली बात हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सीधा जो इंपॉर्टेंट था इसके बाद इसको मैंने बनाया। अब जो आप जैसे मैसूर और पटना की बात की, उसके बाद 1960 का दशक वाला मैंने आपको बताया, तो आप क्लास देखेंगे जाके, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको और मिलेंगी। तो मैंने सीधे बनाया है जहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती थी कि साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। ये किताब है एक्चुअल में भारत में जो विकास हम लोग देख रहे हैं मनोविज्ञान के, जो भारत में आप विकास देख रहे हो, इसके बारे में विस्तृत जानकारी या फिर इसके विकास के इतिहास के बारे में जानकारी हमें इस किताब से मिलती है, जिस किताब का नाम है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। इसके रचयिता कौन है या फिर इसके रचनाकार कौन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 याद रखना है या फिर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, दुर्गानंद सिन्हा जी। और ये 1986 में लिखते हैं। इसके लिए मैंने एक पेज रखा है शायद, ठीक, यहाँ से देख लेंगे। भारत में मनोविज्ञान के विकास के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला किताब है। कौन सा किताब है जी? साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक, द इंडियन एक्सपीरियंस। ये 1986 में लिखी जाती है और ये लेखक होते हैं दुर्गानंद सिन्हा जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन से मनोवैज्ञानिक लक्ष्य हैं। अब हम लोग भारत में मनोविज्ञान के विकास वहाँ पे पढ़ा था। फिर अगला टॉपिक आपका आया था मनोवैज्ञानिक लक्ष्य। मनोवैज्ञानिक लक्ष्य कौन कौन से हैं, वहाँ पर मैंने आपको 3 लक्ष्य के बारे में जिक्र किया था। वहाँ पर मैंने कहा था कि मापन एवं वर्णन होते हैं इसके लक्ष्य, पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण होते हैं। सबको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये कैसे होते हैं, किसका मापन किया जाता है, किस प्रकार से वहाँ पे परीक्षण की हमने बात की थी, कैसे पूर्व कथन किया जाता है, फिर नियंत्रण किया जाता है, फिर व्याख्या तक पहुँचा जाता है। और सबसे प्रमुख सर्वप्रमुख बोले अव्वल दर्जे का जो लक्ष्य मैंने बताया था वो व्याख्या बताया था, क्योंकि जितनी अच्छे से व्याख्या करोगे उतनी अच्छे से मापन कर पाओगे, वर्णन कर पाओगे, पूर्व कथन कर पाओगे। आप क्लास जाके देखेंगे तो वहाँ पर दिखेगा। ये चौथा इसका लक्ष्य नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर आप तीसरा देख रहे हो, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन से मनोविज्ञान के शाखाएं हैं। अब मनोविज्ञान की शाखाएं बहुत सारी होती हैं, मैंने आपको लगभग वहाँ पे 80-90 शाखा बताया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, योग मनोविज्ञान, तो ये सभी हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि। अब हम लोग मनोविज्ञान के विकास हमने भारत में देखा, फिर ओवरऑल हमने मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या होते हैं वो देखा, फिर अध्ययन की विधि पे आए थे। कहाँ आए थे जी हम लोग? अध्ययन की विधि। अब अनेक वैज्ञानिकों ने अध्ययन की विधियाँ दी हैं, वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसको अब हम लोग देखते हैं। पहला है मनोविज्ञान की विधि जिसका नाम है अंतर्निरीक्षण विधि। इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम उंट है, सिगमंड फ्रायड है, वॉटसन है। तो विलियम उंट का नाम याद रखना, प्लस करके टिश्नर भी पूछ सकता है। विलियम उंट और इसके शिष्य टिश्नर, इन्होंने अंतर्निरीक्षण विधि दिया था अध्ययन के लिए। और वहाँ पे हमने कहा था कि इसका जो विषय वस्तु है वो चेतन अनुभूति होता है। इसका जो मुख्य बिंदु आप देखोगे अंतर्निरीक्षण का, तो अपने अंदर के अनुभूतियों को निरीक्षण करना है, दूसरे को देख के अपने अंदर किस प्रकार से उसकी अनुभूतियाँ हो रही है, एक्सपीरियंसेस, समझ रहे हो। तो आप क्लास देखेंगे तो बहुत सारा आपको चीज़ें जानने के लिए मिलेगा। क्वेश्चंस भी और पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लाया। फिर मैंने कहा था कि टिश्नर ने चेतन अनुभूति के 3 तत्व बताए थे। आपको मैंने वहाँ पे कहा था, क्लास में कहा था, वो 3 तत्व कौन कौन से, उस पर क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। संवेदना, भाव और प्रतिमा। आपको याद रखना है उसमें शामिल नहीं था दृष्टि। तो 3 तत्व बताए थे उन्होंने, संवेदना बताया था, भाव बताया था और प्रतिमा उनके द्वारा बताया गया था। थोड़ा सा नॉइस आ रहा है बाहर से, है ना, इग्नोर करना। कंटेंट पे फोकस्ड रहना, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, कोई भी टाइम मैं इसको शूट कर लेता हूँ। अब अगला जो क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी कि अंतःदर्शन विधि में होता क्या है। इसमें अपने भीतर के अनुभूतियों का स्वयं निरीक्षण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंतःदर्शन करने वाले जो भी अंतर्निरीक्षण कर रहा है उस व्यक्ति में पूर्वग्रह पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। इसको बहुत अच्छे से समझाया था। यदि आप क्लास देखते हैं सब चीज़ एक एक लाइन क्लियर होगी वहाँ पे, ठीक है। यह विधि पशु पक्षियों, छोटे बालकों एवं पागलों पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता इसको भी मैंने बताया था, क्योंकि अंतर्निरीक्षण किस प्रकार से करेंगे। उपर्युक्त सभी, आपको याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
अब आता है मनोविज्ञान अध्ययन की बहिर्दर्शन विधि। मतलब बहिर्दर्शन विधि, या फिर इसको बोल सकते हो, इसे अवलोकन विधि भी कहा जाता है। अब दूसरों को दूर से अवलोकन करते हो, साथ में रह के अवलोकन करते हो, उसके आप बोल सकते हो स्वाभाविक आवास में जाके करते हो, जैसे इसमें पशु पक्षियों एवं पागलों का व्यवहार का भी अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा। मनोविज्ञान अध्ययन की बहिर्दर्शन विधि के प्रणेता के रूप में आपको याद रखना है जे बी वॉटसन। बिल्कुल, हाँ, आप सुन रहे हैं जे बी वॉटसन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। कौन? जे बी वॉटसन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें होता क्या है। वॉटसन ने बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत प्रेक्षण के कौन से बतलाए, या आपका अगला क्वेश्चन है। मैंने कहा था वहाँ पे कि वॉटसन के द्वारा प्रेक्षण के मतलब आप किस प्रकार से उसको अध्ययन करोगे, वो कौन कौन सी विधि हो सकते हैं, इसी से पता चलता है कि बहिर्दर्शन विधि है। वहाँ मैंने आपको बताया था क्लास में, उन्होंने कहा था सहभागी प्रेक्षण होती है, असहभागी प्रेक्षण और स्वाभाविक प्रेक्षण। तो ऑप्शन नंबर लास्ट आपका सही होगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ये सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे। उन्होंने कहा था सहभागी प्रेक्षण होता है, सहभागी मतलब उसके साथ में रह के आप अवलोकन करोगे। असहभागी प्रेक्षण होता है, दूर से बैठ के आप अवलोकन कर रहे हो। स्वाभाविक परीक्षण, ये परीक्षण है एक्चुअल में, है ना, इसको परीक्षण लिखा गया। स्वाभाविक परीक्षण, इसका मतलब होता है कि स्पेशली आप पशु व्यवहार के इसमें अध्ययन करते हो, क्योंकि आपको उसके स्वाभाविक जो वहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसे स्वाभाविक परीक्षण कहा गया है। मैंने क्लास में आपको अच्छे से समझाया था। किस विधि में, अब अगला विधि पे चलते हैं। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि आप देख लेना है ना, क्लास में भी देख लेना, अच्छे से समझ लेना, उसके क्वेश्चन मैंने करा दिया। किस विधि में किसी व्यक्ति के रोगात्मक लक्षण या कोई मुजरिम है या फिर कोई अपराधी बालक है, इसके अध्ययन हेतु उसकी घटनाओं का एक इतिहास तैयार किया जाता है। अपने पड़ोसियों से पूछा जाता है, उसके रिश्तेदारों से पूछा जाता है, उसके गर्भ में रहने से अब तक की जितनी भी घटनाएं हुई है सबका एक विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है। उसके बाद एक निष्कर्ष पे आया जाता है और उसके लक्षण या फिर उसके कारण या फिर वो ऐसा क्यों है उसका पता लगाया जाता है। एक किस विधि में होता है, मैंने आपको बहुत प्यार से इस विधि को पढ़ाया था, केस स्टडी विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केस स्टडी विधि। इसको हिस्ट्री, है ना, विधि भी कहा जाता है, हिस्ट्री स्टडी विधि भी कहा जाता है। केस स्टडी विधि, इसके प्रणेता कौन होंगे? अब इसके प्रणेता पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको, है ना, इसको प्रतिपादित किसने किया था? विलियम उंट ने किया था, क्या वॉटसन ने किया था, क्या टिश्नर ने किया था, या फिर टाइडमैन? तो टाइडमैन के द्वारा यह विधि दी गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि। मैं कहूँ जितने भी विधि हम लोग देख रहे हैं इनमें से सबसे सर्वप्रमुख विधि या फिर वैज्ञानिक विधि आपको पूछे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रयोगात्मक विधि होता है क्योंकि इसमें आप प्रयोग से जुड़ते हो। इसके प्रणेता कौन हो जाएंगे? विलियम उंट, वॉटसन या फिर टिश्नर? जब भी प्रयोग की बात आए विलियम उंट का नाम आपको याद रखना है। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक विलियम उंट हो जाएंगे। प्रथम प्रयोगशाला भी इनके द्वारा खोली जाती है लिप्जिंग में, तो विलियम उंट इसके प्रणेता हो जाते हैं। विश्व में पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? ठीक है, नो डाउट, अभी अभी मैंने आपको बताया, वो क्या हो जाएंगे? लिप्जिंग हो जाएंगे। क्या? लिप्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही क्वेश्चन मैंने इसको बताया था, कौन हो जाएंगे? विलियम उंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रायोगिक विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सा चर मानव व्यवहार अध्ययन में शामिल नहीं होता? इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। मैंने कहा था कि मनोविज्ञान की प्रायोगिक जो विधि होती है अध्ययन की, उसमें नियंत्रित अवस्था में किया जाता है और चरों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? चरों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अब ये चर क्या होते हैं? चर ऐसे होते हैं जिसके मान में परिवर्तन आए, उसके परिमाणात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिले। जैसे कि व्यक्ति की उम्र, ऐसे गुण जिसके मान में परिवर्तन आए। उम्र, बिल्कुल इस पे इसको माप भी सकते हो आप, और इसमें परिवर्तन भी आएगा। ठीक है, जिसे मापा जा सके और उसके मान में परिवर्तन आए, इसे चर कहते हैं। तो इन चरों के माध्यम से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब उन्होंने कहा था कि इनमें से 3 चर हैं, 3 चरों के बारे में बताया था इसके अंतर्गत, प्रायोगिक विधि के अंतर्गत। उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, इसको आपको पहचानना है। मैंने वहाँ कहा था स्वतंत्र चर होता है, मैंने वहाँ पे कहा था आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर का जो प्रभाव है आश्रित चर पे पड़ता है, और क्या क्या होते हैं सब कुछ बहुत डिटेल से मैंने बताया था। और वहाँ पे मैंने कहा था संगत चर होता है, जिसको मनोवैज्ञानिक नहीं चाहते हैं कि इसके असर आश्रित चर पे पड़े, इसलिए इसे नियंत्रित रखा जाता है, ऐसी मैंने बात की थी। लेकिन असंगत चर तो मैंने नहीं कहा था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। असंगत चर जैसी चीज़ें वहाँ पे नहीं हुई थी बातें। चरों पर सख्त नियंत्रण करने की क्षमता, प्रयोगात्मक विधि को, ये जो क्षमता है यही प्रयोगात्मक विधि को अन्य विधियों से भिन्न बनाता है, इसलिए इसकी पहचान अलग है। ठीक है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, एंजिल का है। क्लास में आप देखे होंगे तो एटकिंसन एवं हिलगार्ड, इनके द्वारा यह कथन
दिया जाता है। इसको आपको याद रखना है। आज का आपका अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि, प्रश्नावली विधि। यहाँ पर मैंने दो विधि की बात की थी, एक प्रश्नावली, एक प्रश्नोत्तर। अच्छे से देखना, अगर वो प्रश्नोत्तर विधि के प्रणेता बोले तो सुकरात हो जाएंगे। और क्या होता है प्रश्नोत्तर, क्या होता है प्रश्नावली, क्या होता है लिखित, मौखिक, सब पे मैंने बात कर ली थी क्लास में। और यदि आपको बोले प्रश्नावली विधि तो उसके आंसर हो जाएंगे उड्वर्थ। तो इसका सही आंसर उड्वर्थ है, आपको याद रखना क्या उड्वर्थ। और प्रश्नोत्तर बोले तो वो अब सुकरात हो जाएंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। यह भी बता देता हूँ, प्रश्नोत्तर मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन आपको करना है, अच्छे से सुनना, ठीक है। उसमें प्रश्नों के उत्तर आप मौखिक लोगे। क्या लोगे जी? मौखिक लोगे, मौखिक उत्तर लोगे। ये होता है प्रश्नोत्तर विधि। और इसके प्रणेता हो जाएंगे सुकरात। कौन हो जाएंगे? सुकरात। और वहीं पे मौखिक की जगह लिखित उत्तर लेते हो तो प्रश्नावली विधि कहलाता है। और इसके जो प्रणेता हो जाएंगे उड्वर्थ। और इसी पे मैंने क्वेश्चन बनाया था, बहुत नॉइस है बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार। अब इसके बाद हमने साक्षात्कार विधि की विधि पे बात की थी। इसकी शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। और इसके प्रणेता के बारे में वहाँ पे मुझे नहीं मिला था, ठीक, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है उसको किसने क्या कहा। साक्षात्कार आमने सामने किया गया संवादोचित आदान प्रदान है। साक्षात्कार क्या होता है मैंने समझाया था, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? सुकरात का है, डेंजिन का है, ठीक है, या फिर लाइटनर विटनर का है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपकी क्लियर होगी। पहली चीज़, यह कथन तो डेंजिन का है साक्षात्कार विधि के अंतर्गत। सुकरात कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के प्रणेता है। और लाइटनर विटनर को आपको यहीं पे याद रखना है। किसको याद रखना है? लाइटनर और विटनर के बारे में। ये जो है नैदानिक विधि के प्रणेता है। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया, यहीं पे याद रखना। नैदानिक विधि के प्रणेता आपको बोले तो लाइटनर विटनर है। उसके बाद समाजमिति पे मैंने बात की। समाजमिति विधि के जनक कौन होंगे? J.L. मोरेन, कलिंजर, ठीक है, या फिर डेंजिन। तो इसका सही आंसर J.L. मोरेन हो जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? इसके बाद एक मैं आपको कमेंट वर्क दूंगा। तो मनोविश्लेषण विधि, इसके जनक कौन हो जाएंगे, इसको आपको याद रखना है। विलियम वुंट या फिर अल्फ्रेड बिने, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, ठीक। सिगमंड फ्रायड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषण विधि की ये जनक हो जाएंगे। बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, लगभग 25-28 के बीच के अराउंड आपके क्वेश्चंस रहे होंगे। साथ में कुछ कुछ एक्सप्लेन कर दिया और साथ में क्लास देखेंगे तो इतने मोर देन सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा। तो क्लास जाके बिल्कुल आप देखें, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। कमेंट करके बताना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपने सुना होगा संज्ञानात्मक विधि और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, इसके जनक कौन है, ठीक, खोज के बताना। मैं शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा, उसके बाद अन्य विधि और पढ़ाने वाला हूँ, उसमें इसको मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। तो एक क्लास आपकी आएगी, वहाँ पे ए विधि के बारे में ज़रूर चर्चा होगी। क्लियर है? पिछली क्लास में मैंने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान पे मुझे एक क्लास लेनी है और वहाँ पे अन्य विधियों पे और बात हमें करनी है। लेकिन फिलहाल आप कमेंट करें, खोजें, आपको पता भी होगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या फिर संज्ञानात्मक विधि के जनक कौन होते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने कितने अच्छे से क्वेश्चंस हल कर पाए? वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक चीज़ और, ग्रुप से जोड़ने ना भूलना। ग्रुप आपको काफ़ी हेल्प करती है ऐसे लिंक्स के लिए जो वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस के भेजे जाते हैं, आपको हेल्प करती है उन टेस्ट के लिए जहाँ पे आप स्व मूल्यांकन से जुड़ पाते हैं। तो ग्रुप से जुड़ना ना भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ अब अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।